गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीन ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं जो पिछले चैप्टर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताई थी। साथ में एक चीज़ और बताई थी कि जब तक आप अपनी ट्रेड से रिलेटेड कोर्स में रहोगे या इससे हायर एजुकेशन में भी रहोगे या कहीं इसी फील्ड से रिलेटेड जॉब करोगे, ये तीनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ बार बार आपको दिन में भी कई बार और पूरे टाइम में आपको कई बार रिपीट होती हैं। अब कन्फ्यूज़न क्या है कि जो वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, ये आपस में तीनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। संबंध मतलब कि ये तीनों राशियाँ एक दूसरे को प्रभावित कैसे करती हैं। अगर तीनों में से किसी एक की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर दें तो ऐसा करने से बाकी जो क्वांटिटीज़ दो बची हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये जो संबंध है, इससे क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं कि ऐसा कैसा संबंध हो सकता है, वैल्यू चेंज करने से कि बाकी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो ये इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम और उन्हीं का सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में आखिर क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो वही टॉपिक आज का हमारा है ओम्स लॉ, ओम का नियम। अब नियम के क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानने से पहले हम जानेंगे इसके नियम के बारे में। तो ये ओम का नियम क्या है, जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि ये जो तीन राशियां हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इनमें क्या आपस में संबंध है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए जर्मनी के एक फिजिशियन थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने कोशिश की थी कि इनके रिलेशन का, इनके इफ़ेक्ट्स का एक दूसरे के ऊपर पता लगाया जाए। और उन्होंने जो रिसर्च की थी, रिसर्च करने के बाद एक नियम दिया था और उन्हीं के नाम से उसका नियम का नाम था ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम जो जर्मनी के फिजिशियन थे, उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया इस नियम का, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब इस नियम के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, कैसे इनका आपस में रिलेशन है और एक की वैल्यू को अगर हम कुछ चेंज कर देते हैं तो बाकी दो के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए एक सर्किट ड्रा करना पड़ेगा। हम उस सर्किट में किसी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा करेंगे और फिर जो उनका इफ़ेक्ट आएगा, जो वैल्यू चेंज करने से जो असर पड़ेगा दूसरी क्वांटिटीज़ पे, उसको समझाने के लिए एक ग्राफ का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ओम का नियम जो है हम स्टार्ट करेंगे, ओम का नियम जो आज का हमारा टॉपिक है, और इसमें बताएंगे कि कैसे ये तीनों राशियाँ एक दूसरे से संबंधित है। अगर तो स्टेटमेंट की बात करें कि इस नियम की स्टेटमेंट क्या है, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या स्टेटमेंट दी थी इस नियम के प्रति, तो अगर उस नियम की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि यदि हमारे पास कोई एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या है कि उसमें सभी प्रकार के डिवाइस लगे हैं और जो हमारा करंट है सप्लाई के एक टर्मिनल से शुरू होकर मेन लोड से होता हुआ वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाए। तो अगर हमारे पास एक ऐसा क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और लोड लगा हुआ है और उसमें से करंट गुजरता हो, तब इस नियम के अनुसार जो वोल्टेज लगाया है, जो लोड लगाया है और ये जो करंट फ्लो करेगा, इनमें क्या रिलेशन बनेगा। तो इस नियम के अनुसार यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और वो क्लोज्ड है तो उसमें से जो करंट गुजरेगा वो हमेशा जो हमने वोल्टेज दिया है उस सर्किट को, हमेशा उसके वोल्टेज के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज को हम ज़्यादा कर देंगे तो करंट का मान भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर वोल्टेज को कम कर देंगे तो इसमें से गुजरने वाला करंट भी कम हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट इस नियम की क्या है कि किसी भी बंद सर्किट से गुजरने वाला जो करंट होता है वो उस सर्किट में दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस
रेशियो में वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी, उसी रेशियो में करंट भी सर्किट का कम या ज़्यादा हो जाएगा। उस स्टेटमेंट को ए पॉइंट के द्वारा मैंने दिखाया है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कि जो हमारे सर्किट का करंट है वो उस सर्किट में लगे हुए वोल्टेज या दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, समान अनुपात में। और इसको हम आई प्रोपोर्शनल वी इसके द्वारा भी लिख सकते हैं, और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली है, आई प्रोपोर्शनल टू वी। इसी नियम की अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि तीसरी क्वांटिटी अभी हमारी रेजिस्टेंस बाकी है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सर्किट में जो गुजरने वाला करंट है वो हमेशा जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके विलोम अनुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टे अनुपात में होता है। मतलब यदि हम इस आर की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर इस आर की वैल्यू को कम कर देंगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विलोम अनुपात है, उल्टे अनुपात में है ये क्या, करंट और रेजिस्टेंस। तो यही हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी। इसको मैंने क्या, करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। मतलब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ज़्यादा कर देंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और इसको अगर हम कम कर देंगे तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इक्वेशन के हिसाब से मैंने इसको लिखा है आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 मान ली है। अब इस ओम लॉ के स्टेटमेंट में 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती है, और जो हमारा करंट है वो रेजिस्टेंस के विलोम अनुपाती है। अब 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास बन जाती है I इक्वल टू V/R। मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती है और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती है। ये हमारी ओम के नियम की स्टेटमेंट है। अब इस ओम के नियम की स्टेटमेंट से हम जो तीनों क्वांटिटीज़ है वो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग फार्मूले से। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू हम V/R से निकाल सकते हैं, और इसी फार्मूले की सहायता से अगर मैं V की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R, और इसी फार्मूले से अगर मैं R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरा फार्मूला हो जाएगा V/I। तो इस प्रकार जो ओम का नियम है वो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तीनों क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट भी आसानी से कर सकते हैं। और इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए और अच्छी तरीके से याद करने के लिए हम ट्रायंगल्स का भी सहायता लेंगे कि एक ट्रायंगल की सहायता से इजीली इसको कैसे समझाया जाए। ये ओम्स का नियम है। एक ट्रायंगल बनाते हैं VIR, VIR, VIR। तीनों ट्रायंगल 3 फार्मूले के हिसाब से हैं। अगर मान लीजिए पहली ट्रायंगल में मुझे I कैलकुलेट करना है तो I ये है, अगर I की तरफ से देखें तो V/R आपको नजर आएगा। तो यही फार्मूला है I इक्वल टू V/R। अगर दूसरे फार्मूले की बात करें V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर देखिए V हमें कैलकुलेट करना है तो IR हमें आमने सामने नजर आएंगे IR, तो V इक्वल टू IR। तीसरा फार्मूला अगर यहाँ पर जाए R इक्वल टू V/I, तो R को हमें निकालना है और सामने हमें क्या नजर आता है V/I। तो इस प्रकार एक ट्रायंगल की हेल्प से भी हम तीनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा ओम का नियम है, स्टेटमेंट हमारी ये थी। अब जो चीज़ मैंने बताई है कि इस चीज़ का एक क्वांटिटी को बदलने से बाकी क्वांटिटी पे असर कैसे पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट ड्रा करेंगे। उस सर्किट में ये बैटरी सोर्स है मेरा, ये एक रियोस्टेट लगाया गया है जिसकी सहायता से वोल्टेज को कम या ज़्यादा हम आसानी से कर सकेंगे। ये एक वोल्ट मीटर है जो इस सर्किट की वोल्टेज को बताएगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज इस सर्किट को दिया गया है। ये एमीटर लगाया गया है जो इस सर्किट में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू को हमें दिखाएगा। और ये जो मेरा ओहमिक लोड लिखा है मैंने, ओहमिक लोड क्या होता है, जो प्योर रेजिस्टेंस होता है, इसको R के द्वारा मैंने दर्शाया है। तो सर्किट में बैटरी वोल्टेज सोर्स के तौर पर, रियोस्टेट वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए, वोल्टमीटर सर्किट के वोल्टेज को चेक करने के लिए, एमीटर सर्किट के करंट को चेक करने के लिए, और ये प्योर रेजिस्टेंस मेरा एक लोड के तौर पर काम करेगा। ये मेरा सर्किट डायग्राम है। अब सर्किट डायग्राम में जैसे मैंने बताया कि
करंट जो है स्टेटमेंट क्या है ओम्स के नियम की, जो करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है। मतलब अगर वोल्टेज हम कम ज़्यादा करेंगे तो उसी रेशियो में मेरा करंट भी सर्किट का कम या ज़्यादा हो गए। तो उस चीज़ को हम प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या बनता है मेरा ओम के नियम के अनुसार, I = V/R। मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो मेरा रेजिस्टेंस है, एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा आपको कि ओम का नियम जो है, जो अभी मैंने बताया कि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम ये ओम का नियम उठाएंगे, इसको परफॉर्म करेंगे, तो फिजिकली कंडीशन जैसे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर मान लीजिए मैंने एक 3 ओम का फिक्स रेजिस्टेंस लगाया है, 3 ओम का फिक्स रेजिस्टेंस लगाया है और ये मेरी है 12 वोल्ट की बैटरी। इस सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है मैंने, और जो मेरा ओमिक लोड है, जो रेजिस्टेंस है, वो 3 ओम का है मान लीजिए। अब मैंने ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है कि वोल्टेज और करंट समानुपाती है, कि वोल्टेज की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो करंट कैसे ज़्यादा हो जाएगा, अगर वोल्टेज की वैल्यू को मैं कम कर दूंगा तो करंट कैसे कम हो जाएगा, वो हम चेक करेंगे। तो मेरे पास फार्मूला है I = V/R। अब ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके वोल्टेज को कम करने के लिए मैंने रियोस्टेट लगाया है। जब तक तो ये रेजिस्टेंस, रियोस्टेट क्या होता है, जिसकी वैल्यू को हम 0 से लेकर मैक्सिमम तक लेके जा सकते हैं। जब तो इसकी वैल्यू 0 है तब तक तो ये 12 वोल्ट की पूरी सप्लाई सर्किट में जाती रहेगी। अगर मैं इस रियोस्टेट की वैल्यू को बढ़ा दूं, 0 से आगे की तरफ कर दूंगा, तो ये 12 वोल्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे जैसे रियोस्टेट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 12 वोल्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या है कि रियोस्टेट मेरी 0 पोजीशन पर है, मतलब कि पूरी 12 वोल्ट जो सप्लाई है वो सर्किट को मैंने दी है, और रेजिस्टेंस मेरा 3 ओम है। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं इसी फार्मूले पर, I = V/R। पहले केस में क्या है, वोल्टेज बिल्कुल 12 है जब मैंने रियोस्टेट का इस्तेमाल नहीं किया है, और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 3 है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो करंट की वैल्यू आएगी वो 4 एम्पियर आ जाएगी मेरी। अब ये रीडिंग नोट करने के बाद मैंने क्या किया, रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करूँगा। मैं रियोस्टेट के द्वारा इस वोल्टेज को कम करूँगा। मैंने रियोस्टेट को चलाया थोड़ा, तो मान लीजिए वो वोल्टेज मेरा 9 वोल्ट आ जाएगा, ये वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा कैलकुलेशन, मैंने वोल्टेज को क्या किया, 12 से 9 वोल्ट पर मैं लेके आ गया कम करके। अब मैं ये चेक करूँगा कि नियम के अनुसार जब वोल्टेज कम हुई है क्या करंट भी कम होगा, ये चेक करेंगे हम इसी फार्मूले से। अब यहाँ पर मैंने वोल्टेज को कितना कर दिया है, 9, जबकि रेजिस्टेंस मेरा जो लोड है वो फिक्स है 3 ओम का। तो उस केस में करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। वोल्टेज कम हुआ तो मेरा करंट भी कम हो गया। इसको और आगे देखेंगे। अब मैंने क्या किया, रियोस्टेट को कुछ और आगे किया, तो वहाँ पर वोल्ट मीटर से मुझे पता चला कि अब वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया। वोल्टेज को मैंने और कम कर दिया 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट पे मैं चेक करूँगा कि वोल्टेज कम होने के साथ साथ करंट भी कम हुआ या नहीं। तो इस फार्मूले के हिसाब से वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया मेरा, और ये जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम में फिक्स किया हुआ है मैंने। तो करंट का कैलकुलेशन कितनी आई, 2 एम्पियर। तो यहाँ से भी पता चलेगा जैसे वोल्टेज को कम किया फिर मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम हो गया। और एक रीडिंग और ले लेंगे हम। अब वोल्टेज को मैंने रियोस्टेट को और थोड़ा आगे किया, तो वोल्टेज वोल्ट मीटर में मेरी रीडिंग आई 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस वही फिक्स है मेरा 3 ओम। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, 1 एम्पियर। तो अगर मैं चारों कैलकुलेशन पर नज़र डालूँ, जिससे क्या दिखाई देता है मुझे कि जैसे जैसे वोल्टेज मैंने कम किया उसी रेशियो में मेरा जो करंट भी कम हो गया। तो जो हमारी स्टेटमेंट थी ओम के नियम की वो बिल्कुल सही है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि वोल्टेज को अगर कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, वोल्टेज को यदि ज़्यादा करेंगे तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसी कैलकुलेशन को हम सही माने तो इसके अगर हम ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले मेरा
एक नंबर पर ये है, जब मैंने 12 वोल्ट लिया था, ये एक्स एक्सिस पर मैंने करंट लिया है और वाई एक्सिस पर मैंने वोल्टेज लिया है। अगर दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में मैं ग्राफ डालूं इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो जब मेरा 12 वोल्ट था, वोल्टेज 12 वोल्ट थी, उस कंडीशन में मेरा करंट कितना था? 4 एम्पियर। तो ये पॉइंट आ गया मेरा I4। दूसरी उसमें जब मेरा वोल्टेज कितना था? 9, 12 से 9 मैंने कम कर दिया है, तो इस कंडीशन में मेरा करंट कितना था? 3 एम्पियर। तो ये पॉइंट आ गया मेरा I3। सेकंड में अब मैंने वोल्टेज को 9 से 6 कम कर दिया, 9 से 6 पर आ गया मेरा वोल्टेज, देखो नीचे की तरफ कम होता जा रहा है, और उसी रेशियो में करंट मेरा आ गया 2, करंट भी कम होता आएगा, और यहाँ पर ये आ गया I2। और जब मैंने वोल्टेज को और कम करके मैं 3 पे ले आया, तो करंट भी मेरा 1 एम्पियर पर आ गया, तो ये मेरा हो गया I1। तो इस ग्राफ से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से जब मैंने ग्राफ पे पॉइंट्स लगाए और इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाता हूँ, तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखाती है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर वोल्टेज 3 है तो करंट 1 एम्पियर है, फिर मैंने बढ़ाया, वोल्टेज 6 वोल्ट है तो करंट भी मेरा 2 एम्पियर आ गया। मैंने वोल्टेज को 9 वोल्ट कर दिया बढ़ाकर, तो मेरा करंट भी बढ़ गया 3 एम्पियर। जब मैंने वोल्टेज 12 पर कर दिया, बढ़ा दिया, तो मेरा करंट भी 4 एम्पियर। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित होती है। तो यही ओम का नियम है कि किसी भी बंद सर्किट में जो हमारा करंट है वो उस सर्किट में लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, और उस सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विलोमानुपाती होता है। लेकिन इस नियम की कंडीशन क्या है कि जब ये लॉ हम परफॉर्म करेंगे, फिजिकली कंडीशन जैसे टेम्परेचर वो हमेशा स्थिर होनी चाहिए, उसको हम नहीं बदलेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये नियम कब काम करता है? जब हमारा रेजिस्टेंस ओमिक होता है, मतलब जो हमारा लोड है वो प्योर रेजिस्टिव हो, रेजिस्टेंस नेचर का हो, तब ये हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा। उसी कंडीशन में ये नियम जो हमारा वो सत्यापित होगा। अगर लोड हमारा प्योर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये नियम हमारा सही साबित नहीं होगा। तो आज का टॉपिक हमारा ओम का नियम, उसकी स्टेटमेंट और ग्राफ के द्वारा आज हमने समझा है। थैंक यू।